नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपका परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, CHSL के हम लोग सारे शिफ्ट का हर एक शिफ्ट का प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। 24 मई ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको करवा चुका हूं। पूरे 25 क्वेश्चंस का बेस्ट अप्रोच, बेस्ट सॉल्यूशन विथ यूनिक कंटेंट और यूनिक अप्रोच के साथ फिर हम लोग दूसरे शिफ्ट की सवाल लेकर हाजिर हैं। और आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 24 मई 2022 में जो CHSL का पेपर कंडक्ट हुआ, उसके टोटल 25 क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए वो कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा सेशन। बहुत मजा आने वाला है। आपको पता है कि अभी जो एरा चल रहा है ये TCS एरा है, और TCS एरा में आपके TCS के क्वेश्चंस को समझना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आगामी परीक्षा में जो SSC द्वारा कंडक्ट होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके आप नेचर को समझ सकें कि किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे। और वो तभी आपका क्लियर हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बैक डेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे आप बढ़िया से क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, करने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। अब ये देखिए क्वेश्चंस कितना मजेदार है, कितना बढ़िया सवाल पूछा था कि बताइए कौन है जो 7 से कट जाएगा। अब 7 का नियम ये होता है कि 7 से विभाजता का नियम होता है कि 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं। अब 3-3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 739 में से 3 को माइनस करिए तो ये बनेगा 736। अब 736 7 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। यहाँ ग्रुपिंग करिए तो 661 को और यहाँ पर 3 माइनस कर दीजिए तो ये बन जाएगा 658। अब ये देखिए 7 से कट जाएगा, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाइए। दूसरा अप्रोच बताता हूँ इसके अलावा, अगर ये नहीं समझ आया तो इतने नंबर छोटे हैं कि हम डायरेक्ट 7 से भाग दे सकते थे। 7×5 = 35, 7×3 = 21 और 29 नहीं कटेगा। 7×5 = 35, 7×2 = 14, 7×3 = 21। सिंपली हम काट के देख सकते हैं कि कौन इसमें से 7 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, अगले सवाल पे समझते हैं। अगला सवाल, अब ये देखिए अगला सवाल हमारा क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 9000 है। हर साल जो जन्म दर है 12.5% है, मतलब उस गांव में 12.5% जन्म का दर है, रेट होता है। और मृत्यु जो दर है वो 2.5% है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 2.5% लोग जन्म होते हैं, मतलब उतना एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, और 2.5% उसमें से निधन हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात 100 पे अच्छे से नहीं है, क्योंकि 2.5 पे 12.5%। अब 12.5 तो कोई लोग होते नहीं है, आधा लोग थोड़ी होते हैं। 1000 पे समझ सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि 12.5% लोग जन्म लिए, मतलब ये प्लस में आएगा, और 2.5% लोग मृत्यु हो गई, मतलब इतने लोग घट गए। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो एक साल में 10% की वृद्धि होगी। एक साल में 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि 12.5% लोग जन्म दर है और 2.5% मृत्यु दर है। तो जन्म दर मतलब प्लस, मृत्यु दर मतलब माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो जो नेट रिजल्ट बनेगा 10%। मतलब उस गांव में 10% पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। अब समझने की कोशिश करिए, 10% का मतलब होता है 1/10। तो पहले पॉपुलेशन अगर 10 था तो बढ़कर 11 बन गया। अब 10 से 11 बन गया तो ये कितने साल की बात है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो अभी वर्तमान में अगर हम बोले तो 1000 पॉपुलेशन था और ये बढ़कर 1331 हो गया। समझने का प्रयास करिएगा, पहले ये 1000 था, बढ़कर 1331 हो गया। लेकिन वास्तविक में बात करें तो ये 1000 किसको बता रहा है? 1000 बता रहा है, 9000 पॉपुलेशन को, क्योंकि शुरुआत में जनसंख्या 9000। तो यहां से एक यूनिट का मान निकल जाएगा। 9000 को 1000 से कैंसिल कर दे तो वैल्यू 9 आ जाएगा।
अब आपको बताना है कि बताइए 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, मतलब 1331 यूनिट का मान निकालना है। तो 1331 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1331 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2, और यहां से 11,979, 11,979 लगा के 11,979। अब आप एक चीज समझेंगे कि इतना भी नहीं करना था, इस क्वेश्चन को चुटकियों में आप आंसर दे सकते थे। देखिए तरीका बताता हूं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे मैजिकल तरीका, बोला कि 12.5% जन्म दर है और 2.5% मृत्यु दर है। इसका मतलब है कि 10% वृद्धि हुआ। अब 10% का मतलब कि 10 से बढ़कर 11 हो गया होगा। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 11 से कटता हो, ऐसा ऑप्शन देखिए जो 11 से कटता हो। अब 11 का नियम होता है 6 एक छोड़ के 8, 8 अब एक 9, 9 में से 5 और 2 7 माइनस करेंगे। अभी देखिए 11 से कभी नहीं कटेगा। 9 9 18 और एक 19, 19 में से 8 माइनस करिए, देखिए 11 आ गया, ये 11 से कट जाएगा। 9 9 18 एक 19, 19 में से 5 जाएगा 14, कभी भी 11 से नहीं कटेगा। 7 5 12 एक 13, 13 में से 5 माइनस करिए 8, कभी भी 11 से नहीं कटेगा। तो देखिए सेकेंडों में हम आंसर बता सकते थे, कहीं पर ये सब करने की जरूरत ही नहीं, इतना कुछ भी नहीं करना था, ऐसे ही आंसर आ गया। तो ये सब डियर आपको धीरे 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 चीजों को समझना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे अपने हैबिट में बैठाना पड़ेगा, तब जाके बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को कर रहे होंगे बड़े सिंपल तरीके से। चलिए आइए देखते हैं। कह कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ और रवि को कुल वैध मतों के 65% मत मिले, जितने वैलिड वोट थे उसका 65% मिला। यदि मतों की कुल संख्या 6000 है। अब कह रहा है कि 6000 टोटल वोट है, 6000 टोटल वोट है, मतलब इतने लोगों ने मतदान किए। अब इसमें से 25% अवैध हो गया। 25% अवैध का मतलब हुआ 25% को 25/100 लिखेंगे तो ये कैंसिल करने के बाद 1/4, मतलब 4 लोग अगर वोट देने गए थे तो उसमें से एक अवैध हो गया। तो बताइए कितने वैलिड हो गए, 3 वैध हो गया। अब इतने वैध मत है, वैध मतलब इतने सही सलामत वोट डले हैं, उसमें से 65% जो था वो रवि के खाते में गया। बताइए 100%, ये अपने आप में जो वो वैध मत है, ये वैलिड वोट जो है अपने आप में 100% है। उसमें से 65% अगर रवि के खाते में, यहां देखिए रवि के खाते में गया है, तो पूछा है सुशील के खाते में कितना हो गया। तो 100 में से 65 घटा दीजिए 35%, तो यहां लिख लीजिए 35% का मतलब आ गया नीचे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 बाद में। तो डियर समझने का प्रयास करिएगा कि 15 तिया 45, और 45 में अगर आप 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे। और अगर आपको और भी तरीका सिंपल चाहिए तो देखिए ऐसे कर सकते हैं। 45 के अंदर 9 छिपा हुआ है, 9, देखिए कौन 9 से कट रहा है, 9 से कौन कट रहा है, तो यहाँ देखिए 7 7 14 5 19 और एक 20, 9 से नहीं कट रहा है। 5 5 10 18 ये कट रहा है 9 से। 6 5 11, 11 और देखिए 3 14 नहीं कट रहा है। 5 5 10, 10 और 3 13 नहीं कट रहा है। सिंपल देख सकते हैं, बड़े आराम से आप आंसर को मार्क कर सकते हैं। हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 45 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन आप पहुंच जाएंगे कि 1575 इसका आंसर होगा। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। इस 45 के अंदर एक मैजिकल नंबर छिपा हुआ था 9, देख लिया कि कौन 9 से कट रहा है। 9 से कटने का नियम होता है कि 9 सारे डिजिट को जोड़ने पे 9 का मल्टीपल आना चाहिए। देखिए इसको अंकों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे 18, 18 क्या मतलब क्या हो, 9 के टेबल में आने वाला। या ऐसे समझिए अंकों को तब तक जोड़िए जब तक वो 9 ना बन जाए। यहाँ पर 18 का मतलब फिर से जोड़िए, 8 और 1 9, मतलब DS9 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, फटाफट सवाल करनी है मेरे साथ। ये देखिए जी, इसका आंसर कैसे आएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ देखिए एक वेनिकुलम लगा हुआ है, इसे बार कहते हैं पर इंग्लिश में वेनिकुलम कहते हैं। कैसे सॉल्व होता है यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 3p माइनस 3p माइनस, देखिए जो बार है ना ये साइन ब्रैकेट, बार का मतलब यहाँ पर एज ए ब्रैकेट ट्रीट करेंगे। तो ये माइनस का इंटू होगा p से और माइनस का q से। क्लियर, यहाँ करली ब्रैकेट 3p माइनस p। अब यहाँ देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस q, और माइनस में माइनस से हो जाएगा तो प्लस। डियर बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल था ये।
तो 3p माइनस, अब यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, 3p में से p गया तो 2p माइनस क्यू। अब यहां पर 3p, यहां देखिए p और p 2p, तो इसमें माइनस 2p और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 3p माइनस, यहां देखिए ये 3p में से 2p, 3p में से 2p जाएगा तो p और माइनस p और ये बन जाएगा माइनस q, तो 2p माइनस q। यहां समझिए 2p में से p जाएगा p और 3p में से p जाएगा तो 2p और ये माइनस और माइनस, माइनस 2q और प्लस, तो ये आंसर बनेगा प्लस 2p प्लस 2q। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। बढ़िया सवाल था ये, बढ़िया सवाल था, क्योंकि यहाँ पर वही विद्यार्थी कर सकता है जिसे ये जानकारी हो कि अगर मेरे पास 4-3 लिखा है बार और यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब है कि -4 और ये -3। अगर ये जानकारी है तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं सही, अन्यथा आपसे गलती हो ही जाता। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं और भी सवाल देते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है इसका। अब इसको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन आपको एक ही है, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि 2 बार लिखा हुआ है, पर यह सवाल 1 बार लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए डियर किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर आप पूरी स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, अननेसेसरी इसकी लंबाई बढ़ती है। आप क्वेश्चन को शॉर्ट करिए। पहले ये बताइए कि ये वाला पार्ट को सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 1 + 1 अपॉन, ये देखिए 3 नीचे है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 3 × 3 और 1 4/3। तो मैं सिंपली ये बता दूं आपको कि ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला हिस्सा जो है, इसको सॉल्व करने से हमें 4/3 मिल गया। और अब यहां देखिए ये 1 है प्लस 1 अपॉन, अब ये डिवाइड में है और ये डिवाइड के बाद यहां पर सॉल्व करने के बाद 4/3 आया। अगर मैं इस डिवाइड को इनटू बना दूं, अगर मैं डिवाइड को इनटू बना दूं और 4/3 का उल्टा कर दूं, तो ये 3/4 बन जाएगा। मतलब अब देखिए हमारा यहां तक सॉल्व हो जाएगा, यहां तक, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना बनेगा, 4 × 4 और 3 7/4। इसका मतलब है कि यह अब हो गया 7/4। फिर से यहां देखिए 1 + 1, डिवाइड को इनटू बदलिए, 4 ऊपर 7 नीचे, 7 × 7 4, 11/7। मतलब मेरे प्यारे साथी ये देखिए यहाँ 11/7 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 डिवाइड का मतलब इनटू, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे, 11 से 11 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चंस को बिना स्टेप कुछ लिखे हुए आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी ये सब एनालिसिस है, और ये सब एनालिसिस आपको तभी आ सकता है जब आप बहुत अच्छे तरह से चीज़ों को समझ समझ के करेंगे। जब आप बहुत बढ़िया तरह से चीज़ों को समझने लगेंगे तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कह रहा कि एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया है और इसका अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा रखा गया। मतलब एक क्रय मूल्य है और ये इसकी MRP है, तो जो क्रय मूल्य है, जो उसकी क्रय मूल्य लागत मूल्य है, उससे 25% बढ़ाकर इसका दाम रखा गया। तो मान लीजिए 100 रुपये का कोई चीज़ था और उसकी MRP को 25% बढ़ाकर, मतलब 100 का 25% बढ़ाकर रख दिया गया, तो 25% बढ़ाया गया 100 पे, तो 125। अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट देनी चाहिए। अब कोई प्रॉफिट कब कमाता है, तो प्रॉफिट कमाता है CP के रिस्पेक्ट में जब बेचता है, तो वो प्रॉफिट तभी कमाएगा जब वो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में बेचेगा। अब बताइए उसने बेचा है और 20% लाभ कमाया, इसका मतलब है कि 100 वाली चीज को उसने 120 रुपए में बेचा है, तभी वो 20% का लाभ तभी कमा सकता है जब वो 100 वाली चीज 120 में बेचेगा। अब बताइए 120 रुपए में उसने बेचना है उसे, अब 125 रुपया का टैग लगा के रखा है, लेकिन बेचना है 120 रुपए में। तो आप बोलेंगे गुरुजी 125 की चीज अगर 120 में कोई दे रहा है, मतलब 5 रुपया छोड़ने वाला है, तो 5 रुपए का डिस्काउंट देगा किस पे, MRP पे, मतलब 125 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 कर दीजिए। 5 का टेबल पढ़ लीजिए 25 बार
और 25 का टेबल पढ़ लीजिए 4 बार, इसका मतलब है 4% का डिस्काउंट देने वाला है। तो 4% का डिस्काउंट दे देगा एमआरपी पे, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, समझने का प्रयास करिए। ये सवाल देखिए, फिर से सारे सवाल करेंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से सारी बातें बताने वाला हूं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। कहने का मतलब है कि आदमी है क्रय मूल्य से 45% बढ़ा के, मान लीजिए कि 100 रुपए का कोई लागत मूल्य वाली वस्तु है और उस पे 45% बढ़ाकर, मतलब 145 रुपया लिख दिया उसने दाम, और वो 21% की छूट प्रदान करता है। देखिए छूट कोई डिस्काउंट एमआरपी पे देता है, अब उसने एमआरपी पे डिस्काउंट देकर बेच दिया। अब ये 145 रुपया अपने आप में तो 100% रहा होगा, खुद में कोई भी वैल्यू, आप भी अपने आप में 100% है, बस अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। अब ये 145 रुपया अपने आप में 100% है, अब इस पे जैसे ही किसी ने 21% छोड़ा तो ये खुद का 79% बन गया। अब जरा समझिए कि हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। जब अप्रोक्सीमेट बताना है तो मैं थोड़े देर के लिए इस 79 को क्या मान सकता हूँ, 80 मान सकता हूँ। तो 20 का टेबल 4 बार, अब 20 का टेबल 5 बार। अब ये 5 का टेबल पढ़ लीजिए, तो 5 दूनी 10 और 5 नवा 35। तो यहां से हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 116%। बोलिए हाँ या ना। अब जरा आप खुद बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत बताना था डियर। 100 रुपए की चीज अगर 116 में जा रहा है, समझिएगा, अगर 100 रुपए की चीज 116 में जा रहा है, अगर 100 रुपए की चीज 116 में जा रहा है, इसका मतलब है कि 16 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। अब 16 रुपए की प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो आप बोलेंगे 100 वाली चीज को पहले तो उसने दाम बढ़ा के 145 कर दिया, फिर उस पर डिस्काउंट दे दिया तो उसको 116 में जा रहा है। इसका मतलब है कि उसने खरीदा तो 100 में था, 116 में जा रहा है, 16 रुपए की प्रॉफिट है। किसके रिस्पेक्ट में, 100 रुपए के सापेक्ष में, परसेंट निकालना है, तो कट गया 16%। अब आप बोलेंगे सर 16 तो ऑप्शन में नहीं है। डियर यहां समझिए 79 को मैंने 80 किया था, लिटिल बिट बढ़ाया था, तो जो आंसर आया होगा ना 16, वो भी थोड़ा बहुत बढ़ के आया होगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, 15% लगा दीजिएगा, 15% इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से मैं क्वेश्चंस को बड़े प्यार मोहब्बत नचाकत के साथ करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ऐसे ही आपको कराना है और ऐसे ही आपको पेपर में करना भी है। कह रहा है कि 3 और 27 का मध्य समानुपाती क्या होगा, मीन प्रपोर्शन क्या होगा। जैसे मैं बोलूं कि ए और बी का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, मैं आपसे बोलूं कि इसका मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, रूट अंडर ए इंटू बी, ये आपको वैल्यू याद रखना है कि मीन प्रपोर्शन का ये फॉर्मूला होता है। अब डियर यहाँ बोल रहा है कि 3 और 27 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो 3 और 27 का गुणा करिए और रूट में ले लीजिए, तो रूट अंडर 81, 81 का मतलब 9 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। तो आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाइए, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक आंकड़ा दिया है और इसका एवरेज बताना है। आपको बताया था औसत जो होता है ना, औसत, इसी को हम मीन भी कहते हैं। मीन मतलब माध्य, आप औसत बोल दीजिए, माध्य बोल दीजिए, बात सेम है। मतलब ये होता है कि सबको जोड़ना है, हमें इन सभी को आपस में जोड़ना है, इन सब को आपस में जोड़ना है और जितने आंकड़े उनसे भाग देना है। देखिए जोड़ने का तरीका बताता हूँ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह से 21, 5, 26, 26 और 2 28। तो डियर समझिएगा, तो 28 और 28 कितना हो जाएगा, 56। 28 और 28 यहां से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 1 6। तो ये 28 हो गया, 21 और 5 26 और 2 28। तो यहां से 21, 5, 26 और 2 28, 28 56। 56 में अगर आप 20 जोड़ दें और +1, तो यहां से आपको 77 मिल गया, इनका सम। सभी को जोड़ने पे 77 आ गया, आंकड़ों को जोड़ने पे 77 आ गया। जितने ऑब्जर्वेशन है उनसे भाग दे दीजिए। कितने आंकड़े हैं एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड मार देंगे, 77 को 7 से डिवाइड मारेंगे, एवरेज आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाएंगे।
अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखने के प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है डियर, कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी जब मिलकर कोई काम करते हैं तो 12 दिन लगता है, लेकिन ए अकेला जब काम को करता है तो 18 दिन लगता है। तो पहले काम पता लगाइए कि काम क्या है। तो आप पता लगा लिए 12 18 से कटने वाली संख्या 36 होती है, मतलब कोई टोटल वर्क जो है TW 36 है। अब इस 36 काम को कोई 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। 36 काम को कोई 18 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। अब ऐसे समझिए कि ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो बी अकेला एक दिन में 1 काम करता होगा, तभी ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं एक साथ। तो क्वेश्चन है कि बी अकेला कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो काम तो हमें 36 है, यहाँ से काम तो हमें 36 करना है, लेकिन बी अकेला करेगा, तो बी अकेला एक दिन में एक ही काम करके दे रहा है, तो इसने 36 दिन का समय लेगा अकेला काम को करने में। तो 36 लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 36 लगा के डियर आगे बढ़ जाइएगा, 36 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां देखिएगा सभी लोग, अगला सवाल कह रहा है कि a प्लस बी 12 है, a और b 35 है। यहाँ बहुत सिंपल सा बात है कि दो चीज को जोड़ने पे 12 है और दो चीज को मल्टीप्लाई करने पे 35 है। डियर समझने का प्रयास करिएगा, ऐसा ये ऑब्जर्वेशन है, सिंपली हम बिना फॉर्मूले से कर सकते हैं कि दो चीज को जोड़ने पे 12 है और एडिशन करने पे 12 और मल्टीप्लाई करने पे 35। तो हम बड़े आराम से इसको 7 मान लें और इसको 5 मान लें, कोई बुराई नहीं। आप चाहें तो इसको 5 मान लें, इसको 7 मान लें। देखिए यहाँ से आप 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 35 भी आ जाएगा और दोनों को जोड़ने पे 12 भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि a की पावर 4, a मतलब 7, 7 के पावर 4 प्लस b 5, 5 के पावर 4 माइनस 10 का क्यूब मतलब 1000। अब ये देखिए 7 के पावर 4 होता है 2401 प्लस 5 के पावर 4 होता है 625 माइनस 1000। अब डियर क्या करिए, इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे ना, यहाँ देखिए तो जोड़ने पे बनेगा 620। 3026 में से 1000 माइनस कर दीजिए तो 2026, 2026 ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथी बी लगा के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है कह रहा है कि एक घन का आयतन, घन मतलब क्यूब, मान लीजिए कि कोई घन का आयतन पूछा है कि घन का आयतन दिया हुआ है, तो अगर भुजा ए है तो ए का क्यूब होता है आयतन और ये बराबर है 27 के। तो ए की वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से क्यूब रूट ले लीजिए, तो 27 का मतलब होता है 3 × 3 तो 3 के बदला बाहर में 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 मीटर हमारा भुजा निकल गया, साइड निकल गया। पूछा इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपसे जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कि बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखना है 6a²। क्या होता है डियर, 6a²। तो 6 × a की वैल्यू 3 आया है, 3 का स्क्वायर मतलब 6 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 6 या 54, 54। तो आंसर लगा देंगे 54, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करना है अपन को, बिल्कुल भी टाइम विलंब नहीं करना है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का कद्र करना है, समय को समझना है। अगर आपने समय की कद्र कर ली ना तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। देखिए क्या करें, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। डियर आपको डायामीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास का आधा तो 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी आयतन कितनी होगी अर्धगोला का। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब डियर समझने का प्रयास करिएगा, 2/3 पाई, देखिए पाई सब में दिख रहा है, पाई रहने दीजिए। आर का क्यूब, आर मतलब 3, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 से 3 कट गया तो 3 3 9 दूनी 18 पाई, तो आंसर आ जाएगा 18 पाई। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 18 पाई, यस, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, अगले सवाल पे आइए। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, देखिए क्या कह रहा है, साइन माइनस थीटा। एक बात आपको बताता हूं, साइन माइनस थीटा
होता है माइनस साइन थीटा। बस आपको याद क्या रखना है, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस में, और इसी का रेसिप्रोकल सेक माइनस थीटा होता है प्लस में। बस मेरे प्यारे साथी ये बात याद रखिएगा कि कॉस माइनस थीटा प्लस में, सेक माइनस थीटा प्लस में होगा। मतलब बाकी जितने भी आइडेंटिटी होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे, साइन कॉसेक टेन कॉट, सब नेगेटिव में आएंगे। तो क्या टिक करेंगे, माइनस साइन ए। यहाँ पर एंगल क्या है, ए, तो साइन के साथ माइनस लगाए तो माइनस आ जाएगा साइन, और यहाँ एंगल ए है तो ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा सी। ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये सवाल मेरे प्यारे साथी समझिए कि यदि एक बेलन की आधार त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आपसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का। फॉर्मूला याद होना चाहिए 2πRh, 2πRh। देखिए मेरे प्यारे साथी 2πRh में लगाइए तो यहाँ से 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान देख लीजिए 4, और हाइट का मान हो जाएगा 5। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करिए, पाई की वैल्यू 3.14 दिया है, मतलब पाई की वैल्यू हमें 3.14 दिया है, तो पाई की वैल्यू को 3.14 मानना पड़ेगा। आप 3.14 मान लीजिए। देखिए मैं तरीका बताता हूँ मल्टीप्लाई करने का। जब 4 में 5 से करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, और 20 में 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3.14 में 40, तो 40 को 4 गुणे 10 लिख लेते हैं। अब ये 10 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा, मतलब 31.5, 31.4, और 4 का मल्टीप्लाई कर दिए चच्चों के 16 6 1 हो जाएगा, और ये 5 और ये 12, मतलब 125.6, 125.6। देखिए कितना प्यार से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और बड़े आराम से आप भी कर पाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं, बड़े आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए आइए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, एक यहाँ पर बढ़िया से प्यार से एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए एक मैंने त्रिभुज प्लॉट कर दिया, इसका नाम रख लीजिए AB और C। कह रहा है कि BC के समांतर, ये देखिए BC के पैरेलल एक लाइन खींचा गया जिसका नाम है, BC के समांतर, BC के सीधा AB और AC को क्रमशः P और Q पे प्रतिच्छेद करते हुए। अब देखिए AB और AC को प्रतिच्छेद मतलब उसको काटती हुई P और Q। कह रहा है कि AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर 6PB। अगर मैं PB को नीचे लाऊं तो AB अपॉन PB बराबर 6/1। अब यहां समझिएगा AB मतलब ये डिस्टेंस हो गया, ये पूरा कंप्लीट 6 है, और PB मतलब ये कंप्लीट यहाँ पर डियर 1 है। अगर पूरा 6 है, अगर कंप्लीट 6 है और ये 1 है, तो ये रहा 5। अब आपको एक बात बताता हूं बहुत प्यार से, ये छोटू त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, ये जो होते हैं ना एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, या ऐसे समझिए कि सिमिलर ट्रायंगल है। और जब सिमिलर है तो सिमिलर की प्रॉपर्टी होती है कि छोटे अपॉन पूरा। तो यहां समझिए AP अपॉन AB, पहले छोटा अपॉन पूरा बराबर होगा, छोटा का त्रिभुज कर लीजिए PQ अपॉन BC। तो यहां से AP देखते हैं तो A से लेके P कितना है 5, और पूरा A से लेके B कितना है 6। तो यही PQ अपॉन BC पूछा था कि आप बताइए PQ और BC क्या होगा, तो सीधा आंसर लगा दीजिएगा 5:6, 5:6 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डियर, 5:6। आइए यहाँ पर देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल। कह रहा कि 2A + B = 10। एक जानकारी दिया हुआ है कि 2A + B = 10 और 2AB = 9। आपसे पूछा है कि 2A - B की वैल्यू कितना होगा, ये हमें बताना है। मेरे प्यारे साथी अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, केवल इसको, तो इसका मतलब है कि ये 4A² + B² + 4AB बनेगा जब हम 2AB लगाएंगे तो। और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये बनेगा 4A² + B² - 4AB।
जरा समझने का प्रयास करिए कि अगर हम इससे 2a माइनस बी को लिखना चाहें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। डियर बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर मुझे लिखना हो, इस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिखना हो तो इसे हम लिख सकते थे 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे स्क्वायर करने पे ये आया। अब बताइए ये प्लस 4ab माइनस 4ab कैसे बनेगा, जब इसमें से माइनस 8ab कर दें। अगर हम माइनस 8ab कर दें, इसमें से माइनस 8ab कर दें तो ये यही चीज आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है 2a माइनस बी की वैल्यू, तो ये स्क्वायर चला जाएगा रूट में। 2a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 8ab कितना होगा समझिएगा। यहां से डियर 2 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 8ab, तो 4 का इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 चौके 36, तो ये बन जाएगा 36। तो 100 में से 36 जाएगा 64, तो यहां से देख लीजिए 2a माइनस बी का मान हो जाएगा रूट अंडर 64, और 64 का मतलब हो जाएगा 8। तो बड़े आराम से आप इसका आंसर मार्क कर देंगे। 8 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर अगले सवाल पे। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल का मतलब केवल एक आदमी या इंसान या बोट का स्पीड दिया हुआ है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकता है, और धारा की चाल दिया, धारा मतलब पानी, वाटर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे ज्यादा समय जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपका ये रिवर है, नदी है, तो एक जो डिस्टेंस चल के गए हैं, एक बार आप गए हैं अप स्ट्रीम में और एक बार आप गए हैं डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। एक अप स्ट्रीम में, एक डाउन स्ट्रीम, मतलब एक बार धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत दिशा में। मैं मान लेता हूं कि पहले आप धारा के साथ जा रहे हैं, मतलब आप जा रहे हैं धारा के साथ, और एक बार आप धारा के विपरीत जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, धारा के विपरीत। एक बार आप धारा के साथ जा रहे हैं, जिधर पानी जा रहा है उधर ही चल रहे हैं, एक बार अपोजिट आ रहे हैं। तो जब आप धारा के साथ जाएंगे तो आपकी स्पीड को पानी की स्पीड प्रदान करेगी गति, मतलब दोनों की रफ्तार बढ़ जाएगा। तो आप धारा के साथ जाएंगे तो आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी, मतलब ये हुआ कि स्पीड 7.5 हो जाएगा। लेकिन वही जब आप अपोजिट आएंगे तो रफ्तार घट जाएगा। रेशियो बना लेते हैं तो ये बन जाएगा रेशियो 3:1, ये स्पीड का रेशियो है। लेकिन आपको पता है कि आप गए हैं और आए हैं, तो देखिए डिस्टेंस बराबर है, और जब दूरी बराबर हो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और जब दूरी बराबर हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये स्पीड है, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। अब यही कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे ज्यादा समय जाते। अब देखिए धारा के साथ जाने में उसको 1 यूनिट टाइम लग रहा था, लेकिन धारा के अपोजिट जाने में 3 लग रहा है, मतलब पहले की तुलना में 2 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है। और यही 2 यूनिट बता रहा है 4 घंटे के बराबर, तो 2 से काट दीजिए 2 बार में, तो 1 यूनिट बता रहा है 2 घंटे को। तो एक्चुअल में हम बात करें तो 6 घंटे समय लग रहा है धारा के विपरीत में, मतलब जब वो धारा के अपोजिट में आ रहा है तो उसे 6 घंटे लग रहा है। तो पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा, आपसे पूछा है कि डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस होगा, उसने 6 घंटे समय लिए धारा के विपरीत में, तो मतलब उसकी रफ्तार को दोनों को माइनस कर दीजिए, और 6 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब है कि 15 किलोमीटर की यात्रा रही होगी, उसकी जो दूरी रहा होगा वो 15 किलोमीटर रहा होगा। क्लियर है। आप चाहें तो यहां से भी कर सकते थे कि 2 यूनिट बता रहा है 4 को, तो 1 बताएगा 2 घंटे को, तो ये 2 घंटा मानेंगे, तो 7.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया से आप लोग को समझ आ रहा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए कि एक टेस्ट में 50 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 66 है, मतलब 50 विद्यार्थी है, मार्क्स लाए हैं 66। कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं, यहां पर लिख लेते हैं गर्ल,
और यहाँ लिख लेते हैं बॉयज। 40% लड़कियां हैं, मतलब 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के रहे होंगे। रेशियो बना लीजिए 3 और ये 2, 20 से कैंसिल कर लिए, 3 और 2। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़की से 20% कम है। अगर लड़की का औसत प्राप्तांक 5x है तो लड़का का रहा होगा 4x। क्लियर है? ऐसा क्यों कर पाया? 20% कम है, 20% का वैल्यू हो जाएगा 1/5। लड़का का लड़की से कम है तो लड़की अगर 5x मान ले तो उससे 1 यूनिट कम 4x। और पूरी क्लास की बात करें, पूरी क्लास का, तो यहाँ पर पूरी क्लास का प्राप्तांक 66 है। अब डियर समझिएगा यहाँ ध्यान से, इस 4x में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 12x प्लस 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10x अपॉन, रेशियो में बांट देते हैं तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और ये बराबर होता है मीन वैल्यू के। मीन वैल्यू कितना है यहाँ 66, तो मीन वैल्यू 66 हो गया। तो 22x बराबर 66 × 5, कैंसिल कर दीजिए, 22 का टेबल 3 बार, x का मान आ जाएगा 15। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए लड़कियों की औसत प्राप्तांक कितना होगा, मतलब लड़की ने कितने औसत मार्क्स लाए थे, हर लड़की कितनी नंबर लाई है, तो 5x लाई है। तो 5 में x की वैल्यू 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 5 = 75, मतलब प्रत्येक लड़की 75 मार्क्स लाई है, 75। लड़का का पूछा होता तो 15 × 4 60 करके आगे बढ़ जाते। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बात समझ लेते हैं। कह रहा है कि सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। पहला जो है 45 रुपया पर केजी है, पहला वाला जो चीनी है वो 45 रुपये का 1 केजी आता है, और दूसरा वाला जो चीनी है वो 80 रुपया का पर केजी आता है। तो यहाँ 80 रुपया पर केजी लिख लीजिए। अब डियर कह रहा है कि सोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे चीनी के साथ किस रेशियो में मिलाना चाहिए ताकि चीनी के प्रत्येक किलोग्राम को 72 रुपये प्रति केजी से बेचने पे 20% का लाभ हो। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपए की कोई खरीदा हुआ चीज है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर मैं 5 रुपए का कोई चीज खरीदा तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बिका होगा 6 रुपये में। 5 रुपए का खरीदा हुआ चीज मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 6 में बिका होगा। जबकि आप देखिए उसने बेचा है 72 रुपये में, तो 6 72 कैसे बना होगा, 6 में 12 का गुणा हुआ होगा तब 72 बना होगा। इसमें भी 12 का गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा 12 × 5 = 60। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर हम सीपी वैल्यू लेते हैं, हमेशा सीपी लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो 80 में से 60 गया 20 और 60 में से 45 गया 15, कैंसिल कर दीजिए, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। तो 4:3 लगा के आ जाइएगा, 4:3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए। तो देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, कहीं पर भी कोई एफर्ट्स नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा आप मुसीबत फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा अगला सवाल समझने का प्रयास करिए कि आदमी पी ने शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 में खरीदा और किसी कारण बस जैसे उसने खरीदा 25% दाम उसका गिरने लगा। अब समझिए 25% का मतलब 1/4, तो 4 से उसका दाम 3 बन गया, तो 2 साल में 4 से 3 बन गया, 4 से 3 बन गया। इसका मतलब है कि पहले उसका दाम 16 था और घट के 9 बन गया। ठीक है, जबकि बताइए 16 उसका दाम नहीं था। अगर हम वास्तविक में बात करें तो जिसे मैं 16 बोलता हूँ कि उसका दाम 16 यूनिट था, 16 नहीं था, वो 4,32,000 था। तो डियर यहाँ से 1 यूनिट का मान हो जाएगा 16 से, 4,32,000 को 16 से भाग दे देंगे और हम ये पता कर लेंगे कि भैया 2 साल के बाद ये जो है पी ने क्यू को बेचा था। पहले तो पी ने खरीद लिया था और उसके बाद वो क्यू को बेचा, तो पता चला कि हर साल 25% दाम गिरते जा रहा है, तो 2 साल के बाद उसने क्यू को बेच दिया था। अब समझिएगा इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 का इसलिए किए ताकि हम ये पता लगा लेते हैं कि भाई 2 साल के बाद उसकी दाम कितनी बची जब उसने पी को दिया था। अब पी ने इतने में खरीद लिया, पी ने क्यू को बेचा तो क्यू ने इतने में खरीदा। अब
लकी आदमी था क्यू, जैसे ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया 50% दाम बढ़ने लगा। तो 50% का मतलब होता है 2 से 3, 2 से 3। इसका मतलब है कि क्यू ने जब खरीदा तब उसकी दाम 4 था और अब बढ़कर 9 बन गया। समझने का प्रयास करिएगा, 4 से 9 बन गया, इसका मतलब ये 4 यूनिट की वैल्यू है। तो ये अगर 4 यूनिट की वैल्यू है क्योंकि क्यू ने खरीदा था, हमें 9 की वैल्यू निकालना है। तो सीधा सीधा डियर ऐसे करिए, इस 4,32,000 अपॉन 16 × 9 और इसी में 9/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों डियर? क्योंकि ये 4 का वैल्यू है तो एक का मान के लिए 4 नीचे आ जाएगा, फिर 9 के निकालने के लिए 9 से इंटू कर देंगे। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, चलिए 32। यहाँ से आप चाहें तो 16 से पढ़ सकते हैं, 4 का टेबल फिर से पढ़ लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। और डियर मेरे यहाँ से 4 से फिर से कट जाएगा, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 5 और यहाँ पर इंटू कर दीजिए, बड़े आराम से आंसर निकाल देंगे। या दूसरा देखिए 9 से आप देख सकते हैं कौन सा 9 से कट रहा है, देख लीजिए 9 से कौन कटने वाला है, 12 6 18, ये 9 से पहला वाला ऑप्शन कट रहा है। दूसरा देख लीजिए 9 5 5 10 7 17, ये नहीं कट रहा है 9 से। ये देख लीजिए 13 13 6 19, 7 5 6 7 12, ये भी कट रहा है। ये देख लीजिए 9 7 6 13 और 18। डियर यहाँ पर देख लीजिए, तो बड़े आराम से आप आंसर टिक करके आ सकते हैं। जल्दी से बताइएगा कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे, इसको लगा दे, यही आएगा, जल्दी से बोलिए। क्लियर है? मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना सब लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा उसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। कहने का मतलब है कि उसका जो क्रय मूल्य है, मान लीजिए 100 रुपया है, तो उसने जो एमआरपी लिखा वो 130 रख दिया। समझने का कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो डियर पहले समझिए कि कोई चीज 100 रुपये का था और 30% अंकित मूल्य, मतलब उसको 30% बढ़ा कर लिख दिया और फिर 10% का छूट देता है। अब देखिए छूट देता है, इसका मतलब छूट देने के बाद बेचेगा, तो यहां से 10% छूट देगा, मतलब ये हुआ कि 130 का 10% छोड़ दीजिए तो ये अपने आप में 100% है, तो 10% छोड़ेंगे तो 90%। तो यहां से कैंसिल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 117। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वह दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, मतलब ऐसा है कि बहुत चीटर आदमी है वो, मतलब समझिए कि एकदम डिफॉल्ट तराजू का इस्तेमाल करता है, ऐसा वेट का इस्तेमाल करता है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, और 870 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम दिखाई देता है। अब वो तौलेगा 870 लेकिन दिखेगा सामने वाला को 1 kg। अब सोचिए कितना प्रॉफिट मार रहा है। तो कह रहा है कि उसका शुद्ध लाभ कितना होगा। अब जो ये बटखरे वाले सवाल होते हैं ना, जो बाट वाले, इसको 1000 पे समझिए। क्यों? क्योंकि हम जितना ग्राम मानेंगे उतने ही वस्तु से रिलेट कर देंगे। अब समझिएगा, जैसे मैं बोलूं 1000 ग्राम को मैं 1000 रुपया मान लूं, तो इस तरह से हम वस्तु और ग्राम को दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा, ऐसा मान लेते हैं अपनी मर्जी से कि 100 वस्तु हमने खरीदी, ऐसे समझिए 100 ग्राम है, और बढ़ाने के बाद जब हम उसको बढ़ा दिए तो ये बन गया था 1300, और फिर मैं उस पर जब डिस्काउंट दिया तो ये बन गया 1117। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का मटेरियल है, और मैं क्या किया, उसको बढ़ा के 1300 कर दिया, फिर उस पर डिस्काउंट दिया तो 1117 ग्राम हो गया। क्लियर है? अब यहां पर समझने का प्रयास ये करिए कि 1000 का चीज पहले था 1300, उसको बढ़ा दिया, फिर डिस्काउंट दिया तो 1117, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, 870 ग्राम ही तौल रहा हूं। मतलब मुझे 1000 ग्राम तौलना है लेकिन मैं केवल 870 ग्राम ही तौल रहा हूं,
और 1000 दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए 1000 ग्राम की जगह मैं केवल 870 ग्राम तौल के ही 1000 दिखाई दे रहा है, और ऑलरेडी मैं इसको 1170 ग्राम के प्राइस लेकर बेच रहा हूँ। तो बताइए 870 की चीज अगर कोई 1170 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट लेगा? 30 रुपया प्रॉफिट पे है। 870 की तुलना में इंटू 100 कर दीजिए तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 3000/87। तो 87 का टेबल 3 बार पढ़ लेते हैं। तो 87 का 3 बार पढ़ेंगे तो 261 हो जाएगा, 261। अब डियर यहाँ पर 3000 को जब आप 87 भाग देंगे, यहाँ पर एक मिनट देख लीजिए, जैसे ही 3000 को 87 से डिवाइड देंगे तो 3 बार टेबल पढ़ने पे 261 हो गया, 9 माइनस कर लीजिए। फिर से अगर हम यहाँ पर देखें तो 87 का टेबल 4 बार पढ़ लीजिए, तो 8 28 2, और ये हो जाएगा 32। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथी पॉइंट ले लीजिए, 0 हो जाएगा, और इसका टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 34.4। अब देखिए 34.4 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाइए। ये बहुत बढ़िया सवाल था, ये मतलब बहुत बेहतरीन सवाल था, अच्छा इसमें लॉजिक भी, कंसेप्ट भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे सभी को बहुत अच्छे से सारी बातें समझ आ रहा होगा। चलिए एक डीआई के क्वेश्चंस है, डीआई के क्वेश्चंस को बड़े जल्दी से अपन कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है डीआई का क्वेश्चंस, देखिए कह रहा है कि अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दिया हुआ नाम एजीपी, कौन पार्ट, सीएमके, एआईसीटी, ठीक है। यहाँ 2019 का रिजल्ट है, ये 2014 का रिजल्ट है। अब इस पे सवाल क्या कह रहा है, 2019 में कांता दल, 2014 में कौन पार्टी और 2019 में सीयू पार्टी के रिजल्ट का परिणाम 2014 में एपीजी के परिणाम से क्या अनुपात है? तो 2019 में कांता दल, देखिए 2019 में कांता दल, 2019 में कांता दल कहाँ दिख रहा है भाई? कांता दल 16। तो 2019 में कांता दल, आगे देखो 14 में कौन पार्टी, 2014 में देखो कौन पार्टी, 14 में कौन पार्टी, तो 43 हो गया। इसके बाद देखते हैं 2019 में सीयू पार्टी, तो 2019 में सीयू पार्टी, 2019 में सीयू पार्टी 18। इन तीनों को एक साथ लेना है, इन तीनों को एक साथ लेना है, जोड़ लीजिए। ये 3 9 8 17 के साथ 1 हो जाएगा, 4 5 6 और 7, 77 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी समझिएगा, कह रहा है कि 2014 में एजीपी पार्टी, 2014 में एजीपी पार्टी, तो 2014 में एजीपी पार्टी देख लीजिए कहाँ पर है, 282। तो यहाँ पर एजीपी पार्टी हो गया 282। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, तो देख लेते हैं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो देखिए आंसर हो जाएगा 77:282। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिए। अब ये देखिए क्या कह रहा है, 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2002 की तुलना में 2003 में, अब यहाँ पर एक चीज समझना है, 2002 में 150 है और 2003 में 200 है। तो 150 से 300 बनने, 150 से 200 बनने में कितना बढ़ गया, 50। किसके तुलना में, 150 में। परसेंट चाहिए तो इंटू 100, 50 का टेबल 3 बार, और 100/3 का मतलब 33.33%। तो डियर यहाँ पर बड़े आराम से बता सकते हैं 33.33% आंसर हो जाएगा, 33.33%। ये एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क पे दे रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसको मैं क्लास में करवाऊंगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपका होमवर्क हो गया, ये सभी लोग करिएगा। ये पीजीडब्ल्यू वर्क हो गया, पीजीडब्ल्यू इसे जरूर करिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ना, इसमें कंसेप्ट अच्छा यूज हुआ है। और मैं लास्ट क्लास का भी जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है डीआई का, वो और ये दोनों अगले क्लास में करवा दूंगा। तो चलिए, आई होप वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव हो, कम से कम समय में मैक्सिमम जानकारी डिलीवर किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथी मित्र दोस्तों भाइयों में शेयर कर दीजिएगा।
फिर मुलाकात होगी अगले शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के साथ, बेस्ट अप्रोच, बेस्ट कंसेप्ट के साथ, बेस्ट आपकी कैलकुलेशंस अप्रोच और जो नए क्वेश्चंस है उसको कैसे टैकल करना चाहिए, ये सारी हम लोग दिखाई दे रहे हैं। हर दिन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यही अप्रोच आपके अंदर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं। चलिए, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथी, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपको यहाँ से मिलते रहेगा। लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए।